So today I'm going to start revision from history, and the first chapter जो आज हम revise करने लगे हैं that is Mughal Empire. So founder of Mughal Empire Babur, and then after the death of Babur, Humayun became the ruler of Mughal dynasty, son of Babur, Humayun. Now, how to learn the years of these rulers? First of all, so you have to know the year of Babur, 1526 to 30. Babur came on the throne in 1526. ठीक है, 1526 to 30 तक Babur, it means Babur ruled only for 4 years. Then came Humayun. Humayun आपको इस वे से लर्न करना है. 1530 to 40 means first of all 10 years. 2 times Humayun came on the throne. पहले 10 years आपने Humayun को देने हैं, and then 40 से लेके आपने फिर आपने चले जाना है शेरशाह सूरी. शेरशाह ये बाबर, what to learn? Babur, then Humayun, then शेरशाह. शेरशाह मुगल डायनेस्टी का नहीं था, you know it very well. ठीक है, 40 to 55 means 1540 to 55. Is it clear? अब शेरशाह सूरी only for 5 years. शेरशाह सूरी सिर्फ 5 साल रहे, and 10 years weak successors. Weak successors ruled for 10 years. इस वजह से शेरशाह सूरी का पीरियड है. ठीक है, शेरशाह सूरी only for 10 years, 5 years sorry, and for 10 years weak successors came on the throne. अब 1555 आ गया. ठीक, अब अगेन Humayun. अब ये Humayun के सामने मैं लिखती हूँ 1555 to 56. अगेन Humayun 1555 to 56. आपको फिर Humayun का ही पीरियड बताना है, 1555 to 56. Now is it clear students? 1555 to 56. तो मीन्स Humayun का पीरियड आपने 2 बार करना है, 1530 40 10 years. देन फिर 1 साल के लिए Humayun फिर आया 1555 to 56, और बीच में 15 years फॉर सूरी डायनेस्टी. सूरी डायनेस्टी में शेरशाह सूरी रूल्ड ओनली फॉर 5 years, and then came his weak successors. Weak successors ruled for 10 years. Is it clear? So first founder, who was the founder? Bahadur Shah, oh sorry, Babur. Babur was the founder of this Mughal dynasty. And then how to learn? मैंने पहले बोला इनके years कैसे learn करने हैं. Then came Akbar, 1556 to 1605. अकबर का ईयर आपको 1556 to 1605. अकबर 1556 to 1605. Whose period? Akbar. Akbar became the ruler, and then Akbar was only 13 years old. His teacher Bairam Khan, उसने संभाला था कुछ पीरियड अकबर का राजपाट. ठीक है, देन जहांगीर 1605 to 1627. 1605 to 1627 जहांगीर. देन शाहजहां. शाहजहां को हम कहते हैं इंजीनियर किंग. हु इज नोन एज इंजीनियर किंग? शाहजहां इज नोन एज इंजीनियर किंग, क्योंकि जितने भी आप दिल्ली जाते हो तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जैसे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये सब किसने बनवाए हैं? शाहजहां. ठीक है, नेक्स्ट. अब शाहजहां के बाद आ जाता है लास्ट मुगल एम्परर औरंगजेब.
औरंगजेब का आपको 1658 टू 1707 औरंगजेब की डेथ होती है 1707। यहां से आपने बच्चे 8th में जाके पढ़ना है। 8th में आपका पीरियड ही आपका लेसन ही यहां से स्टार्ट होना है 1707। ठीक, तो औरंगजेब की डेथ 1707। द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर अगर पूछा जाए तो औरंगजेब। फाउंडर बाबर, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर औरंगजेब। So this is about the timeline of the Mughal Empire. Founder Babur, last powerful Mughal ruler औरंगजेब। अगर मैं लास्ट रूलर बोलूं ऑफ मुगल डायनेस्टी तो दैट इज बहादुर शाह जफर, जो कि आप 8th में जाके पढ़ोगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो लीडर था। ठीक है, अभी आप रहने दो इसके बारे में। अब आ जाओ आप मंगोल्स, जो मुगल्स थे। Mughals were the descendants of two great rulers. First of all, तो Genghis Khan from mother side and Tamur from father side. Means नानी का घर गेंगिस खान वाला और दादी का घर तैमूर वाला। ठीक है, मुगल्स जो थे वो तैमूरिद डायनेस्टी से अपने आप को जोड़ते थे। मुगलों को तैमूरिद डायनेस्टी से प्राउड फील होता था। क्यों, ऐसे क्यों? वो गेंगिस खान के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते थे। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि मेमोरी ऑफ गेंगिस खान वर एसोसिएटेड विद ब्लडशेड। ठीक है, whereas तैमूर इन्वेडेड दिल्ली इन 398। तो वो अपने आप को तैमूर के साथ जोड़ना बेटर समझते थे देन गेंगिस खान, because memories of Genghis Khan were associated with bloodshed. So they wanted to associated them with, वो किसके साथ अपने आप को जोड़ना चाहते थे? तैमूर के साथ। They were proud of their Timurid ancestry because Tamur invaded Delhi in 398. तो एक तो आपको ये याद रखना है कि मुगल्स जो थे डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रेट टू रूलर्स, गेंगिस खान एंड तैमूर। अब सेंट्रल प्रोविंसेस विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स, विच वर द सेंट्रल प्रोविंसेस? गुजरात, मध्य प्रदेश। यू हैव टू लर्न दिस, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मुगलों ने मनसबदार रखे। दे रिक्रूटेड मनसबदार। Now, what was the relationship between मनसबदार and जगीर? अब अगर मैं जगीरदार बोलती तो मे बी पर्सन, अब मैंने बोली है जगीर, मींस जगीर कोई सैलरी होएगी, है ना। मैंने जगीरदार तो नहीं ना बोला। अगर मैं जगीरदार बोलती तो आपने कहना था पर्सन है वो कोई, मनसबदार पर्सन है, जगीरदार भी पर्सन होता, पर जगीर तो पर्सन नहीं है ना बच्चे। तो आप कैसे करोगे इसे? Relationship between Mansabdars and Jagir. Now listen. Mansabdars were those who joined Mughal services. Jagirs were the salaries of Mansabdars in the form of revenue assigned to them. Mansabdars were recruited by Mughal rulers. Who recruited Mansabdars? Mughal rulers. Mansabdars were those who joined Mughal services, and Jagirs were the salaries given to the Mansabdars in the form of revenue assigned to them. It means Mansabdars got Jagirs as their salaries and they were dependent upon Jagirs for their livelihood. Mughal rulers पता क्या करते थे? Mansabdars को रखते थे for their services, and Mughal rulers recruited Mansabdars. बट उन्हें सैलरीज नहीं देते थे। मुगल रूलर्स गेव देम जगीर्स। जगीर्स ही उनकी सैलरीज थी मनसबदार्स की। मनसबदार्स कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द जगीर्स एंड द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम जगीर वाज देयर सैलरी एंड दिस वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मनसबदार। अब समझ आई व्हाट वाज जगीर? मुगल रूलर्स रिक्रूटेड मनसबदार्स। मुगल रूलर्स मनसबदार्स को रखते थे, बट दे डिड नॉट गिव देम सैलरीज। उन्हें क्या नहीं देते थे? सैलरीज। बदले में उन्हें क्या दे देते थे? जगीर्स। मुगल रूलर्स गेव देम
Jagis. And these Mansabdars collected revenue from the Jagis, and that was their main sources of livelihood. Means salary की जगह Jagir. So what was the relation between Mansabdar and Jagir? Mansabdars were those who joined Mughal services, and Jagis were the salaries given to Mansabdars in the form of revenue assigned to them. आप ऐसे ही बताओगे ना, आप किसी भी फॉर्म में लिखो कि मनसबदार को मुगल रूलर्स अपॉइंट करते थे, but not, they didn't give them salaries. In return they gave them jagis, and from that jagis आप कह सकते हो मनसबदार collected revenue, and this revenue was considered as their salary, and this was the main source of their livelihood. समझ आई? अपने वे से इस आंसर को you can prepare. नो नीड टू क्रैम, अपने वे से लर्न करो कि मनसबदार को मुगल रूलर रखते थे और उन्हें सैलरी नहीं देते थे, एंड उन्हें क्या देते थे? जगीर. जगीर से वो रूलर्स मनसबदार क्या कलेक्ट करते थे? रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू उनकी क्या बन जाता था? सैलरी, और वही उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था. नो इज इट क्लियर? रिलेशनशिप बिटवीन मनसबदार एंड जगीर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. अब हमने जमींदार के रोल बताने हैं. जमींदार क्या करते थे? जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम देयर एरियाज. जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड देन दे डिपॉजिटेड द सेम अमाउंट टू मुगल ट्रेजरी. लिसन अगेन, जमींदार क्या करते थे? कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड डिपॉजिटेड द सेम विद द ट्रेजरी ऑफ द एम्पायर. वही पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करते थे? ट्रेजरी ऑफ द मुगल एम्पायर. जमींदार क्या करते थे? दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड डिपॉजिटेड द सेम अमाउंट टू द ट्रेजरी ऑफ द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर के खजाने में वो पैसा जमा करवाते थे. नेक्स्ट, अकबर was secular king. Who was secular king? अकबर. अकबर ने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया था, that was दीने इलाही. अब आपकी बुक में क्वेश्चन है, listen carefully. How were the debates with religious scholars important in the formation of Akbar's ideas on governance? ठीक है, इसमें हमने बताना है कि अकबर ने कैसे एक मीटिंग बुलाई थी एट फतेहपुर सीकरी. Akbar called the meeting of religious scholars at Fatehpur Sikri in 1570. अकबर ने रिलीजियस स्कॉलर्स की मीटिंग बुलाई थी. कहाँ पे बुलाई थी? फतेहपुर सीकरी. और कौन से ईयर में बुलाई? 1570. यहाँ पे मैंने अकबर का ईयर लिखा है. 1570 में उसने मीटिंग बुलाई. इन विच ईयर ही कॉल्ड द मीटिंग? 1570. He called the meeting and he discussed with the religious scholars. Religious scholars कौन कौन आए थे? उलेमाज आए, ब्राह्मण्स आए, जेस्यूट priest, and who were the Roman Catholics? जेस्यूट priest, and Zoroastrians आए. ये उसने बुलाए. He called the meeting of the religious scholars at Fatehpur Sikri in 1570. This meeting was attended by Brahmins. ठीक है, फिर आप कहोगे जेस्यूट priest, फिर आप कहोगे उलमास. उलमास आप कहोगे स्कॉलर्स ऑफ मुस्लिम्स के जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं. उलमास ब्राह्मण्स, जैसे हमारे हिंदुओं के ब्राह्मण्स हैं, मुस्लिम्स के उलमास होते हैं. एंड जेस्यूट priest ऑफ रोमन कैथोलिक्स. एंड देन ही कॉल्ड, उसने, और एक तो उसने जेस्यूट priest, फिर उसने बुलाए ब्राह्मण्स, then he called ulemas, and then Zoroastrians. He discussed with them. उनके साथ उसकी बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन हुई. फॉर लॉन्ग पीरियड ही डिस्कस्ड विद them. कहते काफी लंबी डिस्कशन चली थी है. एंड देन ही रीच्ड ऑन द पॉइंट. अब उसने उनके साथ कितनी देर डिस्कशन की? एंड देन ही रीच्ड ऑन द पॉइंट दैट दीज रिलीजियस, ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स है ना, कि ये जो जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, दे बिलीव्ड इन डोगमा. ये लोग डोगमा में बिलीव करते हैं. डोगमा मीन्स स्टेटमेंट, इंटरप्रिटेशन, डिक्लेयर्ड एज. हम इसमें ये बताएंगे कि ये लोग सिर्फ
इस बात में विश्वास करते थे कि कोई भी इनसे क्वेश्चनिंग ना करे, जो इन्होंने कह दिया लोग उसको माने। These religious scholars believed in dogma and laid stress on these religious scholars were bigots. उसने कहा ये bigots हैं. Bigots means ये लोग ऐसे हैं कि इनको कोई भी अपनी क्वेश्चन नहीं कर सकता, जो इन्होंने कह दिया बस वही मानो. And they believed in dogma. These religious scholars were bigots and believed in dogma. उसने उसको एक तो ये लगा और उसको लगा कि due to this there is disharmony in the society. So this created disharmony in the society. So this due to this he followed the idea of Sulekul, universal peace. That's why he followed the idea of Sulekul, universal peace. Now listen again. Akbar called the meeting of religious scholars. कहाँ पे बुलाई? Fatehpur Sikri in 1570. This meeting was attended by Brahmins, ulemas, Zoroastrians, and Jesuit priests, Roman Catholics. इन्होंने अटेंड की. And he discussed with them for long hours. Then he reached on the point. After discussion, he concluded that these religious scholars were bigots. उसने कहा ये तो bigots हैं, ये तो खुद ही नहीं चाहते कि इकट्ठे हों लोग, ये तो खुद ही लोगों को बांट रहे हैं, ये तो bigots हैं. And believed in the dogma. उसने कहा ये लोग खुद ही डिवीजन कर रहे हैं. And this led to the division of the society. इससे तो वो कहता है डिवीजन हो जाएगी सोसाइटी, क्योंकि रिलीजियस स्कॉलर्स ही बिगट्स हैं. ठीक है, तो इनको कोई क्वेश्चन नहीं, इनको होता है कि जो हमने कह दिया वही मानो. जैसे जो उलमास कहते थे उनको होता था कि हमारी बात सुनी जाए बस. उसने कहा these religious scholars were bigots and they believed in dogma and this led to the division of the society. That's why he followed the idea of Sulekul or universal peace. उसने कौन सा आइडिया फॉलो किया? सुलेकुल का, दैट इज यूनिवर्सल पीस. अकबर ने एक मीटिंग बुलाई. कहाँ पे बुलाई? फतेहपुर सीकरी इबादत खाना में. फतेहपुर सीकरी इबादत खाना में और 1570 में बुलाई. अब ये मीटिंग किस किसने अटेंड की? आपको पता ही है, उलमास, ब्राह्मण्स और जेsuit प्रीस्ट और किन्होंने अटेंड की? ज़ोरोआस्ट्रियंस. अब इस मीटिंग से उसने बहुत देर पहले तो लंबी डिस्कशन चली. He discussed with the scholars for long hours. Then he concluded. अब इतनी देर किससे मीटिंग करने के बाद कुछ तो कंक्लूजन हुई ना. तो उसने क्या कंक्लूड किया कि जो जितने रिलीजियस स्कॉलर्स बैठे हुए हैं तो सब कौन है? बिगट्स हैं. These religious scholars are bigots and they believed in dogma. They believed in, and this led to the division of the society. That's why he followed the idea of Sulekul, that's universal peace. Was it clear? Next is, why did Mughal emphasize their Timurid and not their Mongol descent? Mughals emphasized their Timurid, not Mongol descent, because memories of Genghis Khan were associated with मैसेकर, bloodshed, मार काट से जुड़ी हुई थी. Whereas Timur invaded Delhi in 1398. कहते लैंड रेवेन्यू क्यों इंपॉर्टेंट था? क्या लैंड रेवेन्यू से कैसे स्टेबिलिटी आई इन मुगल एम्पायर? कैसे? जो लैंड रेवेन्यू मुगल रूलर्स कलेक्ट करते थे ना, उन्होंने उस लैंड रेवेन्यू को स्पेंड किया किस पे? उन्होंने सबसे पहले तो लोगों की वेलफेयर के लिए वर्क किए. Mughal rulers spent that revenue for the welfare, on the welfare of the people. उन्होंने सबसे पहले तो लोगों की वेलफेयर पे लगाया. फिर उन्होंने सोल्जर्स को सैलरीज दी. They gave salaries to their officials, to their soldiers, and in this way they run the administration. And it was used to fight war and to expand empire. उन्होंने जितनी भी अब एक मिनट अपने आप सोचो, अगर वार भी होनी है तो उसके लिए भी तो सोल्जर्स चाहिए, आर्मी चाहिए. एंड मुगल्स नीडेड मनी, सो दे स्पेंट दैट मनी टू फाइट वार एंड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर एम्पायर. क्वेश्चन इज, मुगलों ने वो पैसा जो रेवेन्यू से कलेक्ट किया था, वो कहते हैं उससे कैसे स्टेबिलिटी लेके आए, उससे कैसे उन्होंने सारा सिस्टम अपना सेटअप किया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुगल्स कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल and they
gave salaries to the officials from that revenue. They gave salaries to their soldiers and to their different officials from the revenue collected by them. They built, उन्होंने क्या बनाए, forts बनाए, and they spent that money on the maintenance of the army. They used that money to fight war and for the expansion of their empire, and they spent that money for the welfare work of the, they did various welfare work of the people. उन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए बहुत से काम किए थे, ठीक है। इससे उनके एरिया, उनके पीरियड में स्टेबिलिटी आई, उनके पीरियड में इनस्टेबिलिटी नहीं थी, देयर वाज स्टेबिलिटी, तभी तो बच्चे वो इतने साल रूल कर गए। अगर स्टेबिलिटी थी, दैट्स व्हाई एक के बाद एक उनका आते गए कितने साल। इंस्टेबिलिटी कब आई? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के खुद के पीरियड में ही इंस्टेबिलिटी आ गई थी। औरंगजेब के डेक्कन पे जब उसने अटैक किया था ना, तो औरंगजेब की ट्रेजरी खाली हो गई थी, तो औरंगजेब के पीरियड में ही प्रॉब्लम्स आ गई थी। औरंगजेब के पीरियड में ही कितने लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे, जाट्स, मराठा, सिख, ये सबके साथ उसे वार लड़नी पड़ी थी औरंगजेब को। तो औरंगजेब के बाद इनका डाउनफॉल ही हुआ है। 50 वीक रूलर्स आए आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, और उसके बाद बहादुर शाह जफर बने रूलर, और उसकी डेथ हुई है 1850। बहादुर शाह जफर 1857 में से पनिशमेंट मिल गई थी ब्रिटिश की तरफ से, 1859 में से। 1857 में इसने रिवोल्ट में पार्ट लिया, 1859 में इसे रंगून भेज दिया था फॉर पनिशमेंट, इसे पनिशमेंट देके रंगून भेज दिया गया था जेल में, बहादुर शाह जफर और उसकी बेगम को साथ में। तो ये था लास्ट मुगल रूलर। मींस इतनी देर तो मुगलों के पीरियड में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं थी, इंस्टेबिलिटी जाके आई है औरंगजेब के पीरियड में। तो यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ, व्हाट वर द कॉजेज फॉर द इंस्टेबिलिटी इन मुगल एम्पायर? मुगलों के पीरियड में क्यों इंस्टेबिलिटी रही है? ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने जो रेवेन्यू से इनकम हुई वो सब उन्होंने एक्सपेंशन पे लगाई, फोर्ट्स पे लगाई, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी पे लगाई, सोल्जर्स को सैलरीज दी, ऑफिशियल्स को सैलरीज दी, लोगों की वेलफेयर के लिए काम किए। अब अगर रूलर्स ऐसे काम करेंगे तो लोग तो खुश ही सेटिस्फाइड रहेंगे ना रूलर से, कि रूलर सब कुछ उन्हीं पे ही लगा रहा है जो कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाई was it important for the Mughals to recruit mansabdars from diverse backgrounds and not just Turanis and Iranis? इसका मतलब है मुगलों ने जो मनसबदार रखे थे ना, वो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को लेके आए, डाइवर्स ग्रुप के लोगों को मनसबदार बनाया। नॉट ओनली तुरानीज एंड ईरानीज, उन्होंने तुरानीज एंड ईरानीज को ही मनसबदार नहीं बनाया। दे गेव इंपॉर्टेंस टू द पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप। व्हाई? बिकॉज मुगलों ने, हम कहेंगे कि वो, उन्होंने इसलिए डाइवर्स ग्रुप के लोगों को इंपॉर्टेंस दी बिकॉज दे बिलीव्ड इन, हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो हर एक को चांस देना चाहते थे, डाइवर्स ग्रुप के लोगों को भी आगे लाना चाहते थे, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि वो बिलीव करते थे कि अगर पर्सन केपेबल है तो उसी को पावर दी जाए, ठीक है। वो दे बिलीव्ड इन द केपेबिलिटी ऑफ द पर्सन, कि अगर पर्सन केपेबल है, मे बी फ्रॉम डाइवर्स ग्रुप, दे रिक्रूटेड देम एज मनसबदार। तो ये ईरानी तुरानीज अगर केपेबल नहीं है तो ये जरूरी नहीं था कि ईरानी तुरानीज को ही मनसबदार बनाना है, ठीक है। वो कैपेबिलिटी देखते थे ऑफ द पर्सन। तो इसलिए क्योंकि डाइवर्स ग्रुप दे रूल्ड ओवर सब कॉन्टिनेंट, एंड सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत सी डाइवर्स ग्रुप के लोग रहते थे, तो उनके इमोशंस को, अपने उनके इमोशंस को कह लो कि जीतने के लिए उन लोगों के, उन्होंने डाइवर्स ग्रुप को भी इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, क्योंकि वहां पे डाइवर्स ग्रुप के लोग थे। तो मुगलों ने लोगों के इमोशंस जो थे वो अपनी फेवर में करने के लिए उन्होंने डाइवर्स ग्रुप के लोगों को भी चांस दिए। दे सॉ द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन, दे डिडंट गिव इंपॉर्टेंस ओनली टू ईरानीज एंड तुरानीज, उन्होंने मनसबदार डाइवर्स ग्रुप के लोगों को भी दिए, चांसेस दिए। सो दिस इज अबाउट द होल टॉपिक लेसन मुगल एम्पायर, ठीक है। फर्स्ट इज, हमने पहले इनकी टाइमलाइन की है, टाइमलाइन आपको आगे होगी। फर्स्ट तो बाबर ने फर्स्ट बैटल जो लड़ी, दैट इज बैटल ऑफ पानीपत, किस किस में हुई? बाबर एंड इब्राहिम लोदी। यू हैव रेड अबाउट दिल्ली सल्तनत चैप्टर, उसमें आपने लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली पढ़ा, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो था वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हार गया। बाबर वॉन दिस बैटल, बाबर पावर में आ गया, ठीक है। तो बाबर 1526 में मुगल एम्पायर जो है, हम कहेंगे ही वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर को आपको पता है इनविटेशन गया था, गिवन बाय द
हम कहेंगे जो इब्राहिम लोदी था ना, उसके पीरियड में पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी से खुश नहीं था, तो दौलत खान लोदी ने बाबर को इनविटेशन भेजा कि कम एंड अटैक। बाबर आया तो बाबर ने आके देखा कि इब्राहिम लोदी हैड वास्ट आर्मी। पानीपत के मैदान में इन्होंने बाबर ने देखा कि वास्ट आर्मी, तो बाबर एक बार तो कहते डर गया था कि शायद इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर बाबर टू विन दिस बैटल, बट बाबर्स आर्मी वाज वेल ट्रेन्ड, whereas Ibrahim's army was only the crowd of people and they didn't know the methods of warfare। तो बाबर की आर्मी थोड़े से सोल्जर्स के साथ बाबर ने कौन सी बैटल जीत ली? बैटल ऑफ पानीपत। नो इज इट क्लियर? ठीक है, तो बाबर ने और भी लड़ाइयां लड़ी हैं। बाबर ने अपने इतने से पीरियड में बाबर रूल्ड ओनली फॉर हाउ मेनी इयर्स? 4 इयर्स। कितने साल रूल किया बच्चे? बाबर ने सिर्फ 4 इयर्स रूल किया। एंड ही फोर्ट अदर बैटल्स आल्सो। 1526 में कौन सी बैटल लड़ी? पानीपत। 1527 में बाबर ने खनुआ की बैटल लड़ी विद राणा सांगा एंड वॉन। एंड देन बाबर ने चंदेरी की बैटल लड़ी इन 1528 एंड वॉन इट। चंदेरी की बैटल भी जीत ली, खनुआ की भी जीत ली, पानीपत की तो जीत ही ली थी। तो ये बाबर की लड़ाइयां हैं। हुमायूं ने भी लड़ाइयां लड़ी हैं, किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। हुमायूं की भी लड़ाइयां हुई हैं, किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। फर्स्ट हुमायूं जो था वो चौसा की बैटल में हारा 1539। एंड देन कन्नौज की बैटल में 1540 में जब हुमायूं हार गया ना, तो शेरशाह सूरी का रूल आ गया था। चौसा, कन्नौज, ये किसकी बैटल्स हैं? हुमायूं। ठीक है, बाबर की पानीपत, खनुआ, चंदेरी। पानीपत, खनुआ एंड चंदेरी। पानीपत, खनुआ एंड चंदेरी। एंड हुमायूं की चौसा एंड कन्नौज। चौसा एंड कन्नौज। तो लर्न लाइक दिस। अगर इस वे से टाइमलाइन लर्न कर ली तो नो प्रॉब्लम। आप इसमें से कोई भी एमसीक्यू आए तो